हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम और पैरामेडिकल करने के बाद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कैसे पाना है। तो आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उस एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी हम लोग इस सीरीज में कर रहे हैं, जिसमें आपको हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। फिर उसके रिगार्डिंग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उस चैप्टर को खत्म करने के बाद आपके सामने रखा जाएगा। और सीरीज ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप देख लेते हो तो आपको जॉब लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक पीडीएफ भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल नर्सिंग। इसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया और एक दो क्लासेस कॉन्सेप्ट बताएंगे। उसके बाद इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे, ठीक है। तो जो प्रीवियस पार्ट नहीं देगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वाइटल साइन। ओके, वाइटल साइन क्या होता है? तो ये व्यक्ति के जीवित होने या सामान्य कार्य की, जैसे फिजियोलॉजी, रोगग्रस्त होने या अंगों की कार्यकी में गड़बड़ी का सूचक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइटल साइन। जैसे मानव का सामान्य ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 mmHg होता है। इससे कम अगर हो तो उसे हाइपोटेंशन बोला जाएगा, आपको पता होगा। और इससे अगर अधिक हो तो इसको हाइपरटेंशन बोला जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये जो वाइटल साइन आपको समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा ब्लड प्रेशर है 120/80, तो इससे ऊपर भी नहीं जाना चाहिए और इससे नीचे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही केस में हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक करेगा, ठीक है। तो वही साइन को वाइटल साइन बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, शरीर के तापक्रम पर नियंत्रण के लिए दो क्रियाविधि हम लोग यूज करते हैं। पहला थर्मोजेनेसिस, ठीक है, और दूसरा थर्मोट्रॉपी। थर्मोजेनेसिस क्या होते हैं? तो ऊष्मा के उत्पादन का रासायनिक नियमन करता है। और थर्मोट्रॉपी क्या होते हैं? तो ऊष्मा की हानि द्वारा भौतिक नियमन करेगा, ठीक है। तो ऊष्मा के उत्पादन पे हम लोग जो काम करेंगे थर्मोजेनेसिस, और ऊष्मा के हानि पे जो हम लोग काम करेंगे उसको थर्मोट्रॉपी टर्म बोला जाता है। ओके, अब देखिए ऊष्मा क्यों हम लोग इतना ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि इसी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे आगे कि हमें फीवर हुआ है या नहीं, ठीक है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है? 97 से 99 फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। और अगर इसको सेंटीग्रेड में बोला जाए तो 36 से 37.2 सेंटीग्रेड तक होता है, ये नॉर्मल होता है। अगर इतना है तो आपको कोई भी फीवर नहीं हुई है, ओके। मलाशय से अगर यही टेम्परेचर हम लोग काउंट करेंगे तो मलाशय में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब ये जो आपको रेंज दिख रही है 97 to 99, ये एक रेंज है। इसका मतलब आपको 97 भी देखने को मिलेगी, 99 भी मिलेगी हमारे बॉडी पार्ट्स में। तो अगर हम लोग मलाशय में जाकर देखेंगे तो ये हमें देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा सेंटीग्रेड में 37.5, और अगर फ़ारेनहाइट में बोले तो 99.6। मतलब देख लो ये सबसे हाई होता है हमारा मलाशय में, ओके। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर बगल में देखा जाए तो बगल में ये सबसे निम्नतम होती है, सबसे कम होती है। तो बगल का टेम्परेचर कितना होता है? 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेंटीग्रेड में बोला जाए तो 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो एग्जैक्ट अगर बगल की टेम्परेचर देख के अगर हमें पता करना हो हमें फीवर है या नहीं है, तो आप देखना 97.6 अगर फ़ारेनहाइट है तो वो नॉर्मल है, इससे ज़्यादा है तो आपको फीवर है, ओके। और हम लोग बगल को ही ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो सबसे कम होता है। और अगर आपको फीवर है तो वहीं आपको पता चल जाएगा टेम्परेचर आपका बढ़ा है। अगर आप मलाशय में जाके चेक करोगे तो मलाशय में ऑलरेडी आपका 99 होता है, तो पता नहीं चलेगा कि आपका टेम्परेचर बढ़ा है या नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग बगल को इस्तेमाल करते हैं। आगे देखो, मुख में अगर आप देखोगे तो आपको ये टेम्परेचर 98.6 दिखेगी, ठीक है। निम्नतः जो तापक्रम होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट में 95 होता है, और उच्चतम ये 43 होता है, और 100 में अगर फ़ारेनहाइट में बोले तो 110 फ़ारेनहाइट होता है, ये मैक्सिमम होता है। मतलब अगर आपको फीवर भी हो जाता है तो कितना तक जाएगा? तो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर उसका उल्टा होता है मिनिमम, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में तो 95 तक ये जाएगा, ठीक है। मतलब आपके शरीर में जो टेम्परेचर है वो 95 से कम नहीं हो सकता और 110 से ऊपर नहीं जा सकता, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, ओके। चलिए अब देखिए थर्मामीटर क्या होता है। थर्मामीटर में लंबी लाइनें स्टेम पर अंश या डिग्री दर्शाती है, ठीक है। आपको पता होगा जो लंबी इस तरह से आपको लाइन दिखेगी, ठीक है।
इस तरह से छोटी छोटी बड़ी, ये जो बड़ी लाइन है ना ये आपको 1 डिग्री शो करेगा। ये 1 डिग्री क्या होती है, फ़ारेनहाइट। ओके, ये 1 डिग्री होती है। और जो छोटी लाइन होते हैं ना वो 10 भाग में बटी हुई होती है, 10 भाग में बटी हुई होगी। और प्रत्येक जो भाग होगी वो 2/10 फ़ारेनहाइट शो करेगा। ठीक है, 2/10 एवं 1/10 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगी। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। ये जो छोटी छोटी पार्ट होती है ये छोटी छोटी टेम्परेचर को मापा जाता है। अगर मान लो आपका 95 से 96 के बीच में है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, छोटी लाइंस के थ्रू। बड़ी लाइंस में सिर्फ आपको मतलब जो पूरे पूरे आंसर होते हैं वहीं आपको दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट है, प्रयोगशाला थर्मोमीटर में जो ग्रेडिंग होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। फ़ारेनहाइट में अगर आप देखोगे तो 32 से 212। और ये देखो 0 को 32 बोला जा रहा है और 100 को 212 बोला जा रहा है। ये कैसे फाइंड आउट हो रहा है आप भी कर सकते हो, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर अगर आप देखोगे तो 35 से 43 सेंटीग्रेड होती है और फ़ारेनहाइट में 95 से 110। और ये जो थर्मामीटर होता है ना इसका रेंज ही होता है, देखो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है इसका रेंज ही होता है 95 से 110, क्योंकि इसको पता है कि 95 से नीचे टेम्परेचर जाना नहीं है और 110 से ऊपर नहीं जाना है। तो इनके बाहर जाके कोई फ़ायदा नहीं, आपको इसी के बीच में मेजर करना है। अगर इंसान की बॉडी को अगर आप देखोगे तो इसी बीच में आपको टेम्परेचर मिलेगा, लेकिन प्रयोगशाला में 0 से 100 होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, तापक्रम नापने के लिए थर्मामीटर के बल्ब को शरीर के ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर शरीर की ऊतकों से परिपूर्ण से घिरा हुआ हो और रुधिर वाहिनियों की सतह के समीप स्थित हो। अगर रुधिर वाहिनियाँ समीप नहीं रहेगी तो आपको जो एग्जैक्ट टेम्परेचर वो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग इसको मापने के लिए 2-3 जगह स्पेस लेते हैं। एक बगल हो गया तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको रुधिर वाहिनियाँ दिख जाएगी और वो सामने होगी, इसलिए आपको वहाँ पे अच्छी तरह से टेम्परेचर मेजर हो जाती है। अब देखो थर्मामीटर जो होती है, थर्मामीटर को प्रत्येक उपयोग के बाद रोगाणुनाशक से रोगाणुनाशित करना चाहिए। अगर आप थर्मामीटर यूज करते हो और फिर ऐसे रख देते हो तो फिर वो आपको इन्फेक्टेड हो जाती है। तो एक नर्स का क्या काम होता है, उसको ठीक करना होता है, मतलब रोगाणुनाशित करना होता है। अगर आप डेटॉल से करोगे तो सांद्रता 1:40 का होना चाहिए 5 मिनट तक। ठीक है, अगर आप सेवलॉन से करोगे तो रेशियो 1:20 का होना चाहिए 5 मिनट्स तक। अगर आप लाइजॉल से करोगे तो 140 का रेशियो होना चाहिए 3 मिनट तक। और अगर आप फेयर जीनॉल से करोगे तो 140 का रेशियो में 5 मिनट तक आपको इसको डी इन्फेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लीजिए जो सूत्र है एक फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो ये रहा सूत्र। ठीक है, इस सूत्र से आप कोई भी फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ दिया गया 104 फ़ारेनहाइट, तो यहाँ जो F है ना यहाँ पे आप बैठा दो, देखो यहाँ पे इन्होंने 104 बैठा दिया। अब ये 32 से माइनस होगा तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, ये 5/9 है तो 9 से ये कैंसिल आउट करेगा और आपको मिलेगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस फॉर्मूले से आप कोई भी डिग्री को किसी भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे फीवर। फीवर क्या होता है, ज्वर क्या होता है। अगर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक टेम्परेचर हमारे शरीर में होती है तो उसे हम लोग बुखार या फीवर कहेंगे। ठीक है, 99 से अधिक होगा तो उसे हम लोग फीवर का दर्जा देते हैं। अब देखिए ज्वर कितने प्रकार के होते हैं, फीवर कितने प्रकार के होते हैं। तो फीवर कुछ प्रकार के होते हैं, उनमें से जो पहला है ना फेस्टिजीनियम या स्टेडियम, ये पहला फीवर का प्रकार होता है। इसमें क्या होता है, यह वह समय है जब ज्वर अपनी उच्चतम स्थिति में पहुंच चुका होता है। जो फीवर होता है ना वो सबसे पीक पर पहुंच चुका होता है एवं लगभग एक जैसी स्थिति में बने रहता है। सबसे पीक पे मतलब मान लो आपका फीवर जो है सबसे पीक पे 104 डिग्री पे पीक बन रहा है। ठीक है, तो ये पीक पे पहुंच जाता है और फिर वो मेंटेन रहता है 2-3-4 घंटे तक। ये आप देखोगे 104 तक ही रहेगा, ये घटेगा भी नहीं बढ़ेगा भी नहीं। तो इस स्थिति को बोला जाएगा फेस्टिजियस। ठीक है, फेस्टिजियम, और इसको स्टेडियम भी बोला जाता है। दूसरा ज्वर का क्या प्रकार होता है, डिफरवेंस। डिफरवेंस जो होता है वो डिक्लाइन, इसको डिक्लाइन नाम से भी जाना जाता है। इस स्थिति में क्या होता है, यह बढ़े हुए तापक्रम के पुनः सामान्य अवस्था में आने की अवधि को कहते हैं। अगर मान लो आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98 है और फीवर के दौरान ये 104 चला गया था, फिर वापस 98 पे आया
तो इस कंडीशन को बोला जाएगा डिफरवेंस, ठीक है, डिफरवेंस बोला जाएगा। इसको डिक्लाइन भी बोला जाता है, वापस आने की प्रोसेस को, ठीक है। ज्वर का एकाएक उतरना, उच्च तापक्रम का कुछ घंटों या कुछ दिनों में एकाएक सामान्य हो जाना, इसको बोला जाता है क्राइसिस, ठीक है। अगर अचानक से आपका फीवर उतर जा रहा है तो इसको क्राइसिस वर्ड से डिनोट किया जाता है। स्थिर ज्वर, स्थिर ज्वर क्या होता है, जिसको सतत ज्वर भी बोला जाता है, कांस्टेंट फीवर। ये क्या होते हैं, ये वो फीवर है जिसमें सुबह शाम में तापक्रम में अंतर 2 डिग्री से अधिक न हो, जो कई दिनों या कई सप्ताह तक सामान्य ना हो। अगर आप देखोगे कि मान लो कि आपका फीवर जो है ना वो मॉर्निंग और इवनिंग में बस 2 डिग्री का डिफरेंस रहेगा, 97 to 99 के बीच ये लाई करेगा, ठीक है, या फिर 98 से 100 के बीच लाई करेगा, तो ये आप समझ लेना आपका कांस्टेंट फीवर चल रहा है। और ये 2-3 सप्ताह तक मतलब इसी तरह कॉन्स्टेंटली वो यूज होता रहेगा, इससे ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं घटेगा नहीं, जब नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। एकाएक मतलब 100-105 नहीं चल जाएगा, ओके। उसके बाद एक और टाइप का फीवर होता है, उसको बोलते हैं रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट क्या होता है, ये वो फीवर है जिसमें सुबह शाम में तापक्रम में अंतर 2 डिग्री से अधिक रहता है परंतु सामान्य नहीं होता है, ठीक है। मतलब जैसे फीवर में अगर आप देखोगे तो 2 डिग्री से ऊपर अगर चल जाता है तो उसको रेमिनेंट फीवर बोला जाएगा, ठीक है, और सामान्य स्थिति में नहीं आएगा। मतलब जैसे आपका स्टार्टिंग कितना था 98, तो ये मान लो 2 डिग्री से ऊपर 103 चला गया, लेकिन वापस वो सामान्य 98 पे नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग रेमिनेंट फीवर बोलेंगे, ओके। एक और फीवर का प्रकार होता है इंटरमिटेंट या फिर इसको क्योटिडियन फीवर, ठीक है। ये फीवर क्या होता है, तो इस फीवर में आपको तापक्रम सामान्य अवस्था में अब सामान्य स्तर में बढ़ता है एवं उच्च ज्वर पैदा कर देता है, ठीक है। ये असामान्य स्तर से बढ़ेगा और हाई फीवर ये पैदा कर देगा। तत्पश्चात नियमित समय अवधि के बाद सामान्य हो जाता है, कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद ये नॉर्मल हो जाता है, और यही प्रक्रिया नियमित समय अंतराल पर होती रहती है। समय अंतराल पर कुछ घंटों से लेकर 3 दिन तक भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कोई भी फीवर 3 दिन तक अगर नहीं छूटता है तो आपको उसको दिखाना चाहिए अच्छे जगह पे, ओके। तापक्रम सामान्यतः सुबह की तुलना में शाम को अधिक रहता है। ये जो टर्म है इसको आप नोट डाउन कर लो। जो आपका फीवर होता है ना वो मॉर्निंग की तुलना में इवनिंग में हमेशा देखना अधिक रहेगा, ठीक है, मॉर्निंग में कम रहेगा। चलिए उसके बाद एक और फीवर है जिसको बोला जाता है विपरीत ज्वर, इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर क्या होते हैं, इस प्रकार के ज्वर में सर्वाधिक तापक्रम प्रातः काल में होता है जबकि शाम को इसका न्यूनतम होता है। जो आपका नॉर्मल फीवर होता है ना उसका जस्ट ये रिवर्स होता है, उसका उल्टा होता है। देखो सुबह में फीवर कम होता है, शाम में ज़्यादा होता है, लेकिन इस प्रकार के फीवर में सुबह में ही आपका ज़्यादा होगा और शाम में कम होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स इनवर्स फीवर, ठीक है, इसको इनवर्स फीवर बोलते हैं। एक और टाइप का फीवर होता है इरेगुलर फीवर। इरेगुलर फीवर में क्या होता है, जब ज्वर पूर्ण रूपेण अनियमित हो एवं इसके ऊपर वर्णित ज्वर की किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है तो इसे असामान्य फीवर बोलते हैं। मतलब इसमें जितने भी अभी तक हमने फीवर का कैटेगरी बताया उसमें से कोई भी फीवर का कैटेगरी अगर आपका फीवर में फॉलो नहीं हो रहा है तो उसको बोला जाएगा इरेगुलर फीवर। मतलब किसी में देखो 2 डिग्री मैंने बोला नहीं बढ़ना चाहिए, तो आपका कभी कभी 2 डिग्री नहीं बढ़ रहा है, कभी कभी 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ रहा है, कभी कभी सुबह ज़्यादा आ जा रहा है फीवर, रात में कम, कभी कभी रात में ज़्यादा सुबह में कम। मतलब एक भी जो फीवर का टाइप वो फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर फीवर। तो मैंने जितने भी टाइप के फीवर है आपको बता दिया। आपको जानना जरूरी है कि किस टाइप का फीवर है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको डायग्नोस कर सकते हो और उसको ट्रीट कर सकते हो, ओके। तो अब इसके अलावा जो भी टर्म बच रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर आपके सामने आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। और पूरा सीरीज देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप पूरा सीरीज देख सकते हो। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक पीडीएफ भी बनाया हुआ है जिसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने उस पीडीएफ में सेलेक्ट किया है, तो उसको भी आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सभी लोग जाइए और डाउनलोड करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।